13 जून 2023 को जब सेबी की तरफ से एक रिपोर्ट पेपर जारी किया गया है जिसमें नए रूल्स की बात की गई है, तो इस रूल्स के बारे में और इस रिपोर्ट के बारे में जब इन्वेस्टर को खबर मिली और जब इन्वेस्टर को मालूम हुआ कि भाई सेबी की तरफ से एक नया रूल्स आने वाला है, तो काफ़ी सारे इन्वेस्टर परेशान होने लगे और बहुत ज़्यादा परेशान हो गए इस बात को लेकर कि क्या म्यूचुअल फंड में अब जो नया रूल्स आने वाला है तो क्या उसमें हमें प्रॉफिट होने वाला है या नुकसान होने वाला है, और हमें क्या अब रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है। देखिए, किसी भी फील्ड में जब किसी तरह की चेंजिंग होती है तो दो तरीके से, दो पहलुओं से उसको देखा जाता है। पहला तो बेनिफिट्स के पहलू से, मतलब कुछ भी चेंजिंग होगा तो हो सकता है कि बेनिफिट्स में बढ़ोतरी हो जाएगी, और दूसरा पहलू ये होता है कि भाई उसमें कुछ नुकसान भी हो सकता है। इसी तरीके से यहाँ पर जब नए रूल्स की बात होने लगी तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर परेशान भी होने लगे, और परेशान होने वाली बात भी है क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको लेकर अभी मतलब कन्फ्यूज़न बना हुआ है, अभी भी वो क्लियर नहीं हुआ है, तो वो सारी चीज़ मैं बताने वाला हूँ। देखिए, असल में ये नया रूल्स जो आया है तो दो पहलुओं पर ज़्यादा तरीके से बात की गई है। पहला है डायरेक्ट प्लान के बारे में और दूसरा है रेगुलर प्लान के बारे में। उसके अलावा और भी ज़ेरोधा, ग्रो एप्लीकेशन, एंजल वन, अप स्टॉक्स, इस तरीके के जो एप्लीकेशन हैं जहां से हम डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टमेंट कर सकते थे। तो अब बात आई है कि क्या सेबी इन एप्लीकेशंस को, इस तरह के जितने भी एप्लीकेशंस हैं, क्या सही में इसको बैन करने वाली है? क्या इस तरह, क्योंकि काफ़ी फैला हुआ है यूट्यूब पर कि भाई इस तरीके से होने वाला है, तो क्या ये रियल है, कहाँ तक सच्चाई है? अगर बैन होने वाला है तो अब क्या होगा, और अगर नहीं बैन होगा तो फिर उसको चलाने को, मतलब यहाँ से इन्वेस्टमेंट करने का अब नया रूल्स क्या होगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने हर दोस्तों, हर फ्रेंड और हर इन्वेस्टर के पास, ताकि उनको भी इस बात का बेनिफिट मिल सके। देखिए, 13 पेज का जो रिपोर्ट आया है सेबी की तरफ से, उसको पढ़ना फिर उसको समझ लेना। ये आप में से बहुत ऐसे लोग होंगे जो इसको कर सकते हैं, बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि सब लोग नहीं कर सकते, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि सब लोगों के लिए ये मुश्किल है, सब लोगों के लिए ये मुश्किल है। कुछ लोग कर लेंगे लेकिन सब नहीं करेंगे, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसे सवाल जो मैंने उसी रिपोर्ट से निकाला है, और वो सवाल भी मैं आपके सामने रखूँगा, उसका जवाब भी मैं आपके सामने रखूँगा। फिर वो 13 पेज की जो रिपोर्ट है ना, वो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए बहुत सारे टाइम भी आपके पास चाहिए, जबकि इस वीडियो को देखने के लिए आपको 10 से 12 मिनट का टाइम लगेगा। तो आपको पूरी रिपोर्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, रिपोर्ट की सारी बातें आपको समझ में आ जाने वाली हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेबी का जो रूल्स आया है, तो 3 सवाल हमने निकाला है, बहुत मेन है, इस 3 सवाल को आप समझ लीजिए। लेकिन उससे पहले एक हम बात करना चाहेंगे जो इन तीनों सवाल का मेन है, समझ रहे कि नहीं? वो 3 सवाल तो मेन है ही है, लेकिन उसको समझने के लिए पहले इसको समझना ज़रूरी है। देखिए, अभी तक क्या हो रहा था, जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते थे तो हमें 2 तरीके का प्लान म्यूचुअल फंड में जनरली देखने को मिल जाता था। पहला क्या था, डायरेक्ट प्लान, और दूसरा क्या था, रेगुलर प्लान। देखिए, तो डायरेक्ट प्लान में क्या होता था, जैसे कि ग्रो एप्लीकेशन हो गया, एंजल वन हो गया, अप स्टॉक, इस तरीके के जो भी ब्रोकरेज वाले एप्लीकेशंस है, यहाँ पर आप रजिस्टर करते थे, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते थे। और रेगुलर प्लान क्या होता था कि आप किसी भी एएमसी के मतलब एजेंट के पास जाते, उनकी ऑफिस में जाते, या फिर डायरेक्ट उनके वेबसाइट से आप प्लान को परचेज कर सकते थे, किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते थे। अब देखिए, इसमें भी एक बहुत बड़ा फ़र्क होता था। डायरेक्ट प्लान जो है उसका रिटर्न हमेशा काफ़ी रहता था, ज़्यादा रहता था रेगुलर प्लान से, क्योंकि रेगुलर प्लान में आपका क्या होता था, कुछ परसेंट डिस्ट्रीब्यूटर ले लेते थे। और यहाँ पर अगर डायरेक्ट की बात करें तो डायरेक्ट में इस तरीके का कोई भी सीन नहीं था, तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट था। देखिए, 1 से 1.5% या बहुत कम सुनने में लगता है शॉर्ट टर्म में, लेकिन जब इसको आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे ना तो ये लाखों में हो जाता है, लाखों में, समझ रहे कि नहीं? तो अभी तक अगर आप डायरेक्ट प्लान से इन्वेस्टमेंट कर रहे थे कि म्यूचुअल फंड के किसी भी फंड में, तो अब यहाँ से आप डायरेक्ट प्लान के ज़रिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। और अगर आप कर भी पाएंगे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट, तो आपको वहाँ पर उसके लिए चार्ज देना पड़ेगा। जिस तरीके से इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए ब्रोकरेज चार्ज देना पड़ता है ना, उसी
तरीके से आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। ये बातें बहुत सारे क्रिएटर्स ने कहा है, बट अभी ये समझकर और ये मान कर चलिए कि ये चीज़ें अभी कंफर्म नहीं हुई है। आगे कुछ और भी कंडीशंस हैं जिसके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूँ, बस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा हुआ था कि रिपोर्ट में से 3 सवालों को मैंने निकाला है जिसे मैं आपके सामने रखूंगा और उसका जवाब भी आपके सामने रखूंगा। बहुत सारी बातें आपको समझ में आ जाने वाली हैं। तो पहले इस सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगर इतनी बात आप समझ चुके हैं तो पहला सवाल ये है कि क्या सही में ज़ेरोधा, उसके बाद ग्रो एप्लीकेशन, एंजल वन, इस तरीके के जो ब्रोकरेज वाले एप्लीकेशंस हैं, क्या ये वाकई फ्री हैं या नहीं। तो देखिए, इसमें से बहुत ऐसे हैं जो फ्री है। अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो सबसे पहले इस बात को समझिए, जब आप यहाँ पर डीमेट अकाउंट को ओपन करते हैं ना, तो ये कंपनी एक तरह से आपको ये कहती है कि चलो आपने डीमेट अकाउंट ओपन किया है इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए या ट्रेडिंग करने के लिए शेयर मार्केट वगैरह में, तो आपको हम म्यूचुअल फंड का जो इन्वेस्टमेंट है ना वो हम फ्री में दे देते हैं। तो इसलिए आप इस बात को समझिए कि ये फ्री में काम तो नहीं कर रही है। यहाँ पर से आप इक्विटी शेयर्स में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, ट्रेड वगैरह करते हैं, वहाँ से कुछ फीस ब्रोकरेज अमाउंट के रूप में जनरेट होते हैं और यही इसकी मेन कमाई होती है, यही इसकी मेन अर्निंग होती है। अब दूसरा सवाल ये आता है कि क्या इस तरह के जो भी एप्लीकेशंस हैं वो सेबी के रूल के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या रूल रेगुलेशन के दायरे में काम कर रहे हैं, क्या रूल रेगुलेशन से हट कर काम कर रहे हैं, क्या हकीकत है, क्या रियलिटी है। तो देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो या शेयर मार्केट हो, जहाँ पे ये दोनों में से जहाँ पर भी हो, बगैर रूल रेगुलेशन के इतनी बड़ी बड़ी ब्रोकरेज एप्लीकेशन काम करे, ये क्या आपका दिमाग कह रहा है क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है और कहीं किसी हद तक पॉसिबिलिटी नहीं बनती है कि ये बगैर रूल रेगुलेशन और सेबी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो। ये मेरा मानना है कि भाई ये सेबी के अकॉर्डिंग ही काम करती है। बल्कि इतना ही नहीं, बल्कि जब अपने आप को जब इसने सेबी के दायरे में लिया होगा और जब ये काम इसने शुरू किया होगा तो सेबी के सामने बहुत सारे लीगल कागजात इसको और लीगल दस्तावेज इसको पेश करने पड़े होंगे, अगरचे ये अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं किया है। और अब मैंने कहा था ना कि बहुत सारी कंडीशंस है इसके पीछे कि क्या ये बैन होगी या नहीं होगी। तो देखिए, ये बैन नहीं होगी। अब वो बात आ गई कि कंडीशन क्या है। तो कंडीशन ये है कि सेबी का कहना है कि भाई या तो आप मेरे अंडर में रजिस्टर्ड कर लो अपने आप को, या नहीं तो मेरा आप एजेंट बन जाओ। मतलब दोनों बात मिला जुला कर एक ही हो जाती है। मतलब ये जिस तरीके से भी काम करे, बात दोनों बराबर है। समझ रहे हैं कि नहीं। देखिए, अब आती है बहुत ही मेन बात और बहुत ही मुद्दे वाली बात। मेन मुद्दे की बात अब आती है कि आखिर सेबी चाहती क्या है, इस एप्लीकेशंस के साथ क्या चाहती है, या फिर ये अपने इन्वेस्टर को कहना कि भाई डायरेक्ट प्लान के जरिए आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो, अब आपको रेगुलर प्लान में ही आना पड़ेगा। अगर ये मकसद है तो आखिर सेबी का क्या मकसद है इस चीज को कहने के पीछे। तो देखिए, एक बात को सबसे पहले आप समझिए, घर का जो मेन गार्जियन होता है ना, उसका काम होता है कि घर में सबको एक नज़र से देखना और ये देखना कि भाई किसी को परेशानी तो नहीं हो रही, किसी के साथ कुछ कमी ज़्यादा तो नहीं हो रही है। तो देखिए, अब यहाँ पर मेरे कहने का मतलब क्या है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सेबी निगरानी रखती है म्यूचुअल फंड पे और शेयर मार्केट पे। ये देखती है कि भाई किसी इन्वेस्टर के साथ किसी तरह की ज्यादती तो नहीं हो रही, क्या किसी तरह का धोखाधड़ी तो नहीं किया जा रहा है। मान लीजिए कि ग्रो एप्लीकेशन के जरिए आपने म्यूचुअल फंड के किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट किया, अब पैसे आपने मतलब लगा दिया, कंपनी को वो पैसे पहुंचा नहीं, है ना। तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम, जबकि ऐसा अभी तक तो हुआ नहीं है। या फिर इसका उल्टा भी करके देख सकते हैं कि आपने पेमेंट कर दिया, उधर से आपको यूनिट एलोकेट कर दिया गया, बट आपको वो यूनिट शो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर परेशानी वाली बात हो जाती है। तो अब इसका जिम्मेदार कौन होगा? जब आप म्यूचुअल फंड एजेंट के पास जाएंगे, मानकर चलिए निपॉन इंडिया के फंड में आपने इन्वेस्टमेंट किया और इस तरीके का प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ रहा है, तो उसके डिस्ट्रीब्यूटर के पास या उसके मतलब एएमसी के पास और उसके लोगों के पास अगर आप जाएंगे तो आपकी मदद करेंगे, लेकिन आपकी जिम्मेदारी वो नहीं लेगा। तो सेबी का कहना है कि भाई उसकी जिम्मेदारी आखिर लेगा कौन? कौन लेगा जिम्मेदारी? अभी तक कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। लेकिन सेबी ये रूल्स जो ला रही है वो इसीलिए ला रही है कि आखिर अगर कभी किसी तरह का प्रॉब्लम इन्वेस्टर के साथ होता है तो सिर्फ मदद नहीं बल्कि पूरी तरह से उसकी जवाबदेही होगी, मतलब उसकी देनदारी होगी और उसकी जिम्मेवारी बनेगी कि भाई उसकी भरपाई करके दें। देखिए, मदद सिर्फ करने का मतलब क्या होता है? सिर्फ मदद करने का मतलब ये होता है कि ठीक है भाई, अगर आप मुसीबत में, आपके साथ अगर कोई किसी तरह का
प्रॉब्लम हुआ है तो हम आपके साथ हैं, मतलब हम कोशिश करेंगे, हुआ तो हुआ, नहीं तो ठीक है वो आपका गया। लेकिन अब ऐसा वाला सीन नहीं चलेगा। मतलब अब क्या है, अब ये कहना है सेबी का कि भाई ब्रोकरेज तुम क्या करो, या तो उसकी जिम्मेदारी लो या नहीं तो उसकी जिम्मेदारी मैं लूँगा। अब बात आती है कि जिम्मेदारी जब अगर सेबी ले लेगी या ब्रोकरेज लेती है तो इसका कुछ फीस भी तो बढ़ जाएगा ना। ऐसा थोड़ी कि फ्री फ्री में एएमसी काम करेगी या सेबी काम करेगी या फिर क्या कहते हैं कि ब्रोकरेज एप्लीकेशंस वगैरह काम करेंगे, ऐसा नहीं है। तो आखिर ये फ़ी कौन देगा? तो देखिए, अगर इसकी जिम्मेदारी एएमसी लेती है तो फीस एएमसी को ही देना पड़ेगा। लेकिन अगर इसकी जिम्मेदारी ब्रोकरेज वाले जो एप्लीकेशंस है अगर वो लेते हैं तो फीस उसको देने पड़ेंगे। अब दोनों कंडीशन में फीस अगरचे नाम कहा है कि एएमसी देगी और एक तरफ ब्रोकरेज देंगे, लेकिन यकीन मानिए ये पैसे एक्चुअली जाने वाले और कटने वाले तो इन्वेस्टर के ही हैं, क्योंकि वो कहाँ अपने घर से थोड़ी देगी, वो हमारे और आपके ही पैसे काटेगी। किसी न किसी फीस को बढ़ाई जाएगी या नहीं तो किसी न किसी तरह की नई फीस एक और लॉन्च कर दी जाएगी जिसके नाम पे हमारे और आपसे पैसे लिए जाएंगे। अच्छा देखिए, एक बात मैं लास्ट में कहना चाहूँगा, जैसे अभी तक जो डायरेक्ट प्लान में हम किसी ब्रोकरेज एप्लीकेशंस के ज़रिए जो इन्वेस्टमेंट करते थे तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा फ़ायदा यह होता था कि हम एक ही प्लेटफॉर्म से बहुत सारी कंपनियों के मतलब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते थे। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप रेगुलर प्लान में जाते हैं तो आपको अगर एसबीआई का प्लान लेना है तो एसबीआई के ऑफिस में आपको जाना पड़ेगा, उसके डिस्ट्रीब्यूटर के पास या उसके एजेंट के पास जाना पड़ेगा। आप अगर ये सोच रहे हैं कि एसबीआई बैंक से हमें म्यूचुअल फंड मिल जाएगा तो ये बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि आपको म्यूचुअल फंड मतलब एसबीआई का म्यूचुअल फंड एसबीआई ब्रांच मतलब बैंक ब्रांच से आपको मिल जाए। अगर इसी तरीके से आईसीआईसीआई बैंक का अगर म्यूचुअल फंड आपको परचेज करना है तो आईसीआईसीआई बैंक से आप नहीं खरीद सकते हैं, बल्कि आपको उसके एजेंट या उसके डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाना पड़ेगा या नहीं तो उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। मतलब ये है कि जितने भी फंड अलग अलग फंड में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे उसके अलग अलग ऑफिस में जाना पड़ेगा, एजेंट के पास जाना पड़ेगा या नहीं तो उसके अपने वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। लेकिन ब्रोकरेज वाला में एक फ़ायदा ये था कि आपको किसी भी कंपनी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है ना तो एक ही जगह से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते थे और यहाँ पर आपने एक मरतबा केवाईसी के प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया, बात ख़त्म हो गई। लेकिन वहाँ पर बराबर आपको कुछ ना कुछ प्रोसेस कंप्लीट करने पड़ेंगे, तो ये भी एक झमेला बढ़ा हुआ है, समझ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ कुल मिलाकर ओवरऑल ये कह सकते हैं कि भाई जो भी किया जा रहा है ये हमारे और आपके बेहतरी के लिए किया जा रहा है, क्योंकि सही में ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि अगर किसी इन्वेस्टर के साथ अगर गलत हो जाता है, जबकि अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन बाय द वे इन फ्यूचर अगर हो जाता है किसी तरह का कोई प्रॉब्लम तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, ये सही बात सोचना बहुत ज़रूरी है, जिस पे कदम उठा रही है सेबी और बल्कि उठा लिया है। तो हम स्वागत करते हैं ऐसे फैसलों का। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए। चैनल को इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। फिर मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।